नहीं पता था कि अगर कोई जाता है तो फिर वो कभी वापस नहीं आता। कभी मिलूंगी अपने पापा से, कभी ना कभी तो मिलूंगी, तो मैं अपने पापा को ये जरूर बोलूंगी कि पापा जो आप नहीं कर सकते वो मैंने कर दिया। हाय एवरीवन, तो मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े थे जहाँ पर ये आप पूछ रहे थे कि आपकी मम्मी दिखती हैं और वो भी कभी कभी दिखती है, अपनी मम्मी के साथ क्यों नहीं रहते हो, और आपके पापा नहीं दिखते हैं। तो आज हम दोनों यहाँ पर हैं और हम अपनी बातें शेयर करेंगे कि मेरे पापा कहाँ हैं और मम्मी क्यों नहीं मेरे पास आती है, मतलब मैं क्यों नहीं मम्मी के पास रहती हूँ। तो यही चीज़ हम लोग आपको बताएंगे आज। तो मम्मी ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इसलिए मैं कुछ मम्मी की तरफ से बोलूँगी कि मम्मी और पापा की शादी हुई थी 1981 91 में हुई थी आपकी शादी। अच्छा, 1991 में मम्मी और पापा की शादी हुई थी। हम लोग उत्तराखंड से हैं और फिर पापा और मम्मी दिल्ली में आए थे। वहाँ पर दोनों ने जॉब करी और दोनों साथ में जॉब करते थे, मतलब दोनों ही जॉब करते थे मम्मी और पापा। और बहुत मेरी मम्मी ने, पापा का मुझे इतना याद नहीं है, मतलब पापा ने भी किया जब तक, मगर मेरी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ही ज़्यादा, पापा के जाने के बाद भी और जब पापा थे तब भी। मम्मी के साथ हम लोगों ने कभी टाइम स्पेंड नहीं करा, कभी भी नहीं। तो अब मुझे मिलता है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो मम्मी फिर अभी भी नहीं मिलता टाइम। हाँ, अभी भी फिर नहीं, भी थोड़ा सा मिल जाता है, क्योंकि मम्मी अभी भी जॉब करती है। मम्मी को खाली बैठना बिल्कुल नहीं पसंद। मम्मी ये नहीं चाहती कि मैं आराम से रिलैक्स करूं और मेरे आगे पीछे लोग हो, नहीं, मम्मी को काम करना पसंद है। और मैं उस बात पर आऊँ जहाँ पर पापा की बात थी। तो मेरे पापा और मम्मी राष्ट्रपति भवन में जॉब करते थे 2002 से हम लोग राष्ट्रपति भवन में आए। पापा की गवर्नमेंट जॉब थी और मम्मी बाहर कहीं जॉब करती थी गुड़गांव में। उसके बाद 2004 में पापा को हार्ट अटैक हुआ था। उनको पड़ा था तो हम डॉक्टर के पास ले गए थे। डॉक्टर ने मुझे कुछ नहीं बताया कि बोला कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब उनको एक दो महीने के बाद फिर उनकी प्रॉब्लम बढ़ी तो फिर मेरे किसी ने बताया कि हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, एंजियोग्राफी की थी, एंजियोग्राफी से सब ठीक हो जाएगा। तो एंजियोग्राफी करी थी हमने मार्च में करी थी, डेट तो मुझे याद नहीं है, मार्च में करी थी। तो उसके बाद 2004 से 2008 तक बिल्कुल ठीक थे। फिर और 2009 में फिर उनको दूसरी बार अटैक पड़ गया। पापा सर्जरी पापा की हुई थी। उसके बाद पापा ने बहुत चीजें छुपाई मम्मी से कि क्या दिक्कत है पापा को, मतलब पापा के कहाँ पे। मैंने पूछा कि क्या दिक्कत है, डॉक्टर से पूछा, उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने बोला कुछ दिक्कत नहीं है, ऐसे थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत थी, ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब उनको तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी, मतलब 1-1.5 महीने के बाद सांस फूलने लगा, तो फिर मैंने पूछा कि क्या है, और उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, हम फिर 2 बार डॉक्टर को दिखाएंगे। मगर मम्मी ने सुनी नहीं। मम्मी डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर से पूछा मम्मी ने, तो उन्होंने बोला इनको सांस की प्रॉब्लम है। तो हम पूरा चेकअप कराते हैं, सारे टेस्ट वगैरह करवाए थे। उनके बाद एडमिट किया तो बाद में पता चला कि एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, सब ठीक हो जाएगा, इनका जो वाल है वो बंद है। एंजियोग्राफी कराने के बाद फिर वो ठीक हो गए थे। उसके बाद फिर सब कुछ ठीक चल रहा था, बहुत ठीक नहीं, बहुत अच्छा चल रहा था। हमारी फैमिली बहुत अच्छी चल रही थी, हमें कोई फाइनेंशियल दिक्कत नहीं थी। तो पापा की जॉब, जैसे मैंने बताया कि पापा राष्ट्रपति भवन में जॉब करते थे गवर्नमेंट। उसके बाद पापा प्रेसिडेंट के साथ टूर पे जाते थे। तब उस टाइम डॉक्टर अब्दुल कलाम थे प्रेसिडेंट। प्रतिभा पाटिल। अच्छा, प्रतिभा पाटिल थी, अब्दुल कलाम के टाइम पर नहीं, हाँ, प्रतिभा पाटिल थी। तो उस टाइम पापा टूर पे जाते थे सब लोग। तो 2008 में उन्हीं के साथ, प्रेसिडेंट के साथ पापा गए थे हैदराबाद। वहाँ पर पापा को अटैक पड़ा था और दिसंबर में फिर मम्मी को बुलाया, मम्मी गई वहाँ पर और मम्मी 15 दिन हॉस्पिटल में रही। 11 दिन मम्मी हॉस्पिटल में रही। चेयर में बैठी रहती थी मम्मी, सोती नहीं थी क्योंकि एक बेड दिया था। प्रतिभा पाटिल मैडम थे, उन्होंने बहुत मतलब देखा भाली करी, सब लोगों से बोला, डॉक्टर से बोला कि ठीक, चलो जो भी है सब देखना, ठीक हो जाएंगे, दवाई पूरी सब टाइम से देते रहना, सब कुछ ठीक था। तो 2011 आए थे, 11 जनवरी को दिल्ली वापस आए थे। उसके बाद धीरे धीरे करके उनको तबीयत बिगड़ती गई, फिर भी ठीक नहीं हुई। वहीं से मेरे पापा की तबीयत और बिगड़ती गई। 2008 में नहीं, 9 में तो आप आ गए थे ना, जनवरी में। तो 9 जनवरी में मम्मी और पापा आ गए थे दिल्ली। उसके बाद पापा की तबीयत और खराब होने लगी। 3-4 महीने तो हमने सब कुछ करा। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अभी दूसरे वाल, ये जो
वो है वाल है वो फिर से बंद हो गया है। फिर हमने बोला ठीक है, फिर हमने दोबारा उसको खोला, फिर दोबारा एंजियोग्राफी करी, लेकिन वो एंजियोग्राफी कामयाब नहीं हुई। अच्छा। हाँ, वो एंजियोग्राफी कामयाब नहीं हुई। उसके बाद एंजियोग्राफी करने के बाद वो मतलब मैं 20-22 दिन के अंदर में फिर डॉक्टर को दिखाया, तो 2-3 दिन के बाद उनकी तबीयत फिर बिगड़ने लगी ऐसे घर में। फिर मैं वो शाम को ले गई हॉस्पिटल दिल्ली हार्ट में। दिल्ली हार्ट वाले ने बोला कि परसों लेके आना। मैं परसों भी 6 बजे का टाइम लेके फिर मैं उनको लेके गई, तो डॉक्टर ने देखा कि उन्होंने बोला हमारे हाथ में नहीं है, अब इनको जाके सीधा सरकारी हॉस्पिटल में आरमल में ले जाओ या मेडिकल में ले जाओ। तो मेरे पास तो तब फोन भी नहीं था, कुछ सब छूट गया था घर पे। तो मैंने लोगों से मतलब 4-5 रुपए मांगे, फिर मैंने कॉल करा, फिर मैंने लोगों को बुलाया, फिर मैं उनको आरमल में लाए। तो उन्होंने आरमल में आने के बाद उन्होंने आवाज़ नहीं निकाली, मतलब आवाज़ उनकी वहीं बंद हो गई थी दिल्ली हार्ट में। हमने पूरा रात उनको आरमल में रखा। सवेरे 9 बजे जाके उन्होंने 2:30 बजे जाके मुझे बोला कि आप इनका जो खास है उनको बुलाओ। मैंने कहा मैं हूँ, बताओ। कह रहा ये ना मुश्किल है। तो मुश्किल होने का फिर मैंने सारे रिश्तेदार को रात को फोन किया। मतलब मैं हमारे एक अच्छे थे, हमने बोला कि पैसे जो लगेंगे हम लगाते हैं, लेकिन हम गंगाराम ले जाते हैं। उन्होंने बोले, डॉक्टर ने बोल दिया कि चाहे तुम गंगाराम ले जाओ, चाहे तुम मेडिकल में ले जाओ, चाहे तुम लाखों रुपये लगाओ या कुछ भी लगाओ, कि तो ये तो हमने ऑक्सीजन के द्वारा इनको सांस दे रहे हैं, उसे कुछ नहीं है इनमें। तो 9:30 बजे कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था कि बॉडी खत्म हो गई। नहीं तब तो नीतू स्कूल में थी। अच्छा, मुझे याद है कि फिर हमने किसी को भेजा, मैंने तमीज बच्चे तो सब स्कूल में थे, सिर्फ नवीन आया था वहाँ पे। नवीन लिफ्ट में आके बोला कि पापा कहाँ है। मैंने कहा तेरे पापा आ रहे हैं पीछे से। वो वहीं पर मेरे को बाहर, मतलब मैं उस समय तो बिल्कुल बाहर आके लिफ्ट में मेरे ऊपर चिपटने लगा कि पर मुझे बाहर मत जाओ, नीचे मत उतरो, पापा के पास ले चलो मेरे को। मैंने कहा नहीं तेरे पापा पीछे से आ रहे हैं, हम पहले जाएंगे घर, चल। कह रहा आप झूठ बोल रहे हो, पापा की तबीयत ज़्यादा खराब है। मैंने कहा नहीं, पापा तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, तू घर चल। फिर मैं उसको पकड़ के नीचे लेके गाड़ी के अंदर मैंने ज़बरदस्ती धक्का मार के बैठाया उसको। वो चिल्लाने लगा मेरे ऊपर कि मुझे पापा को देखना है, पापा को देखना है। मैंने कहा तेरे पापा आ रहे हैं, तो चल घर जाके देखे। तो घर गई तो सास रोने लगी कि मुझे कौन पालेगा, कौन रखेगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं रखूंगी, बेटा नहीं तो बहू है, मैं रखूंगी तुमको, पूरा अपने तरफ रखूंगी, मैं खाऊंगी, तुम्हें भी खिलाऊंगी, मैं भूख मरूंगी, तुम भी भूख मरना। लेकिन फिर भी मैंने सास थे, 4 बच्चे थे मेरे। जैसे बच्चे स्कूल में थे, भी किसी को बुलाया कि चल घर चलो, कोई जरूरी काम आ गए। लेकिन ये सबको पता लग गया था तीनों को, इसको तो नहीं था, तो बच्ची थी 10 साल 11 साल की। तो ये तो सोच रही होगी अच्छा हुआ मैं घर जा रही हूँ, लेकिन उनको तो पता चल गया था दोनों को कि शायद हमारे पापा नहीं रहे। इसलिए दोनों तो दिव्या और पूनम को तो पता चल गया था कि नवीन तो मेरे साथ में था। और ये तो इसको थोड़ी इतनी अक्ल नहीं थी कि क्या हो रहा है। और बाद में इसको भी पता चला फिर थोड़ा सा। मुझे याद है कि जब पापा को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, उससे 2-3 दिन पहले, जब जिस दिन डेथ हुई थी उसके 2-3 दिन पहले, तो मैं खेल रही थी। हाँ। तो एम्बुलेंस आई थी और पापा को लेकर जा रही थी, और मम्मी ने कुछ कपड़े भी नहीं रखे, मम्मी सीधा चली गई। तो मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा है घर में। और मतलब मेरे को कोई समझ नहीं थी, क्योंकि मैं 11 साल की थी और मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। मैं खेल रही थी उस टाइम में, मम्मी। हाँ, उसके बाद जब मैं फिर रात को तो घर आई नहीं, मैंने इनको कॉल करके बोला था। हाँ, तो मैंने सब अंदर बैठ जाओ, बाहर नहीं रहना। फिर मेरे को तो तब भी समझ नहीं आया था। फिर मैं स्कूल में थी, और स्कूल से फिर मेरे को और मेरी दीदी, हम दोनों को बुलाया स्कूल से वहाँ पे। फिर हम लोग घर आए। घर आके फिर हमें मतलब मेरे को तो उस टाइम ऐसा लगता था कि अगर कोई चला गया तो फिर वो वापस आ जाएगा। तो उस टाइम मेरे को इतनी अक्ल नहीं थी, और नहीं पता था कि अगर कोई जाता है तो फिर वो कभी वापस नहीं आता। और तो इसीलिए आपको मेरे पापा व्लॉग्स में नहीं दिखते, मेरे साथ नहीं दिखते। मगर दिखते नहीं है, मगर मुझे महसूस होते हैं कि वो मेरे आसपास हैं। तभी उनका आशीर्वाद है मेरे सर पर, तभी मैं यहाँ पर इतनी आगे पहुँच पाई हूँ। और मेरी दादी, क्योंकि मम्मी और पापा शुरू से जॉब करते थे, वो कभी घर पर नहीं बैठे,
और मेरी अम्मा ने, मेरी दादी ने मुझे बचपन से पाला है ना मम्मी। मेरी दादी ने मुझे पाला, मम्मी तो जॉब करती थी और फिर पापा के जाने के बाद भी मम्मी जॉब करती थी, तो मेरी दादी ने मुझे देखा। मेरी दादी और मेरे पापा का ही मेरे सर पर हाथ है और मेरी मम्मी ने कभी भी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। जबकि मैं 11 साल की थी, मुझे इतनी पापा की बातें याद नहीं है कि मैंने क्या टाइम स्पेंड किया पापा के साथ, मुझे इतना कुछ याद नहीं है। मगर हाँ, मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ कि मैंने 1-2 बारी मम्मी के फेस पर देखी है कमी महसूस होते हुए, मगर मैंने खुद नहीं करी क्योंकि मम्मी ने कभी हमें वो कमी महसूस होने ही नहीं दी। मम्मी ने हमेशा मुझे यही, हम लोगों को, चारों भाई बहनों को यही बताया कि खुद करो, किसी के आगे हाथ मत फैलाना कभी भी। तो मम्मी ने वो कमी नहीं महसूस होने दी, जिस वजह से हम लोग यहाँ पर हैं। मेरी मम्मी हमें यहाँ तक लेकर आई हैं। तो बस यही बोलूँगी कि मेरे पापा अभी भी मेरे साथ ही हैं। वो मैं देख नहीं सकती हूँ उनको, मैं बात नहीं कर सकती हूँ, मगर मुझे लगता है कि वो मेरे साथ है, मेरे आसपास है। और मैं बस आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि आपके मम्मी पापा है तो आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो। बस उनकी ऐसी कदर करो, उनसे बातें करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। क्योंकि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है कि मैंने क्या बातें की पापा के साथ, मतलब कैसे रही मैं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। आपके पास है तो आप उनकी कदर करो, बस यही मैसेज देना चाहूँगी। सबसे बड़ी चीज़ कि मैं अपनी मम्मी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। मेरी मम्मी ने कभी नहीं ऐसा होने दिया कि हमें खाने की कमी पड़ रही है या हमें कपड़ों की कमी पड़ रही है, कभी भी नहीं। मम्मी की सैलरी काफ़ी कम थी, जब मम्मी की जॉब लगी गवर्नमेंट, तो मम्मी की सैलरी काफ़ी कम थी। मम्मी उसमें भी बचाती थी और हमारे खर्चे पूरे हर महीने, मुझे याद है हम लोग सरोजनी नगर मार्केट जाते थे। मम्मी का एक बजट था कि इतने पैसे तुम्हारे, और हमें शॉपिंग कराती थी हर महीने, हर हफ्ते नहीं, हर महीने मम्मी हमें सरोजनी नगर लेकर जाती थी। और बहुत ही अच्छे से मम्मी ने हमें पाला, बहुत ही अच्छे से। मतलब एक सिंगल लेडी ऐसे कर सकती है तो। और जितनी भी मुझे इतनी स्ट्रेंथ मिली है ना कि मैं अपनी मम्मी से दूर रह रही हूँ, सिर्फ अपनी मम्मी की वजह से। क्योंकि मैं अपनी मम्मी को ऐसी लाइफ देना चाहती हूँ जो हर बच्चा सोचता है कि वो अपनी मम्मी पापा को देना चाहता है। तो मैं वही अपनी मम्मी को लाइफ देना चाहती हूँ। और बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, मेरे पापा भी ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि जो मेरे पापा चाहते थे कि मैं अपनी पत्नी के लिए करूँ, वो ही मैं अपनी मम्मी के लिए कर रही हूँ। तो जब मैं कभी मिलूंगी अपने पापा से, कभी ना कभी तो मिलूंगी, तो मैं अपने पापा को ये जरूर बोलूंगी कि पापा जो आप नहीं कर सकते वो मैंने कर दिया। बस थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय। स्पीचलेस, मतलब शब्द नहीं होते। मैं जब भी ये स्टोरी सुनता हूँ, नीतू से उसके थॉट्स पूछता हूँ और इमेजिन करने की कोशिश करता हूँ कि क्या कुछ हुआ होगा उस टाइम, क्या कुछ गुजरा होगा उस टाइम। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अगर नीतू की जगह होता तो क्या रिएक्शन देता। इस सब के बाद भी नीतू ने हिम्मत नहीं हारी और अपने पैशन को फॉलो किया। जितनी कठिनाइयां उसने देखी, उसके बाद भी अगर आज मैं नीतू को इस जगह देखता हूँ ना, इतनी मेहनत करते हुए देखता हूँ, तो दिल से सैल्यूट करता हूँ मैं उसको। नीतू कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन है मेरे लिए, आपके लिए। बिना सपोर्ट के भी हम कुछ कर सकते हैं, ये नीतू ने मुझे सिखाया। अगर दिल में आपके में जज्बा है ना कुछ करने का, तो कोई नहीं रोक सकता। ये मैंने नीतू की कहानी से सीखा है, ये मैंने नीतू के साथ सीखा है। एक बच्ची जो स्कूल में हो, जिसके ऊपर से पिता का साया हट जाए, इतना बड़ा मोमेंट एक लाइफ में आ जाए कि उसके बाद से पूरी लाइफ चेंज हो जाए। इस सब के बाद हुआ ये कि नीतू और ज्यादा स्ट्रांग बन गई, क्योंकि अब उसे पता था कि कमजोर बन के कुछ फायदा नहीं। वो जानती थी कि स्ट्रांग बनना ही एकमात्र ऑप्शन है। दोस्तों, हम सब अक्सर देखते हैं नीतू किस तरीके से वीडियो में हंसती खेलती रहती है। ऐसा नहीं कि मैंने कभी उसको रोते देखा उस बात को लेके, क्योंकि वो हमेशा बोलती है। मैं उसको कई बार पूछता हूँ कि नीतू क्या कभी कमी महसूस नहीं होती, तो बोलती है यार कमी लखन इसलिए महसूस नहीं होती क्योंकि मम्मी ने कभी कमी फील होने नहीं दी। तो सैल्यूट है उस माँ को जिसने इतनी अच्छी तरीके से सब बच्चों को संभाला, कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी, और ऐसी अपब्रिंगिंग की कि नीतू में सारे संस्कार भी हैं। यार मैंने बहुत बार सोचा कि अगर उस टाइम मैं नीतू की जगह होता तो क्या करता, और हर बार एक ही जवाब मिला, मैं टूट के बिखर गया होता। और शायद इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं होती कि अपनी लाइफ में इतना कुछ बड़ा अचीव कर लूँ जो कभी किसी ने किया ना हो। कोई ऐसा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी वो इस इंडस्ट्री में आई। आज हम सब विटनेस है उसकी सक्सेस के, उसके हार्डवर्क के, और सबसे ज़्यादा उसके डेडिकेशन के। मतलब कई बार ऐसा होता है जब थोड़ा ख़राब टाइम आ रहा होता है ना हमारा, मतलब थोड़ा लो फेज चल रहा होता है,
तो उस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि नीतू वी नीड टू हरी अप, मैं उसको हमेशा समझाता हूँ, लेकिन वो हमेशा चिल रहती है, मतलब जैसे उसको पता हो कि सब ठीक हो जाएगा। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद अंकल उसके साथ हैं और उसको ये चीज़ पता है, मतलब उसको पता है कि पापा मेरे साथ है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, और अल्टीमेटली सब चीज़ें इन दी एंड ठीक हो जाती हैं। एक कॉन्फिडेंस जो है ना उसका, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना सब होने के बाद भी वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ काम करती है, जिस हार्डवर्क के साथ काम करती है, तो वो मैंने किसी और में नहीं देखा अभी तक। और मैं खुद भी सोचता हूँ कि अगर मेहनत के मामले में नीतू से आधी भी मेहनत कर लूँ ना, तो शायद लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लूँगा।